आज हम उस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो 1995-96 के बीच गोरखपुर सिविल यानी दीवानी कचहरी में वह जो है सेक्रेटरी के पद पर चुने गए और उन्होंने वहाँ पर एक इतिहास लिखा जो अभी भी जो है जज के टेबल तक जाता है। और यह सब इतिहास इस कारण वह लिख पाए क्योंकि जज्बा जो होता है वह कहीं छूटता नहीं है। वह जज्बा अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, वह खून जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है वह देश को एकजुट करने का काम करता है। वहीं जब इन्होंने सेक्रेटरी पद का जो है चुनाव जीता तो एकजुट किया वकीलों को, साथ ही साथ जज के हर पैनल को यह टच करते हुए नजर आए। आज हमारे साथ हैं बलवंत शाही जी एडवोकेट जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। सर, किस चीज का चुनाव लड़ रहे हैं आप? यूपी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। यूपी बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इनके उद्देश्य हैं, क्या कुछ इनका सोच है और किस सोच को लेकर यह चुनाव मैदान में उतरे हैं, कितना समर्थन वकीलों का मिलता हुआ नजर आ रहा है, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, मैं बलवंत शाही एडवोकेट, एक्स सेक्रेटरी सिविल कोर्ट गोरखपुर, 1995-96 में मैं चुना गया था और मेरे शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल मोतीलाल वोरा आए थे। क्या मोतीलाल वोरा भी आए थे? मोतीलाल वोरा, वह उन्हीं के देख रेख में मेरा शपथ ग्रहण हुआ था। मैं आज यूपी बार काउंसिल का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि हम अधिवक्ताओं को मजबूत करें, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, जिससे वह जनता को न्याय दिलाने में अपने को पूर्ण समर्थ पावें। इसलिए मैं 11 सूत्री मांगों के साथ मैं आया हूं मैदान में। क्योंकि मेरा संबंध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज़ाद हिंद फौज से है। मेरे बाबा आज़ाद हिंद फौज सेनानी थे सिंगापुर में। उनको 7 दिन की तन्हाई और 7 कोड़े का दंड मिला था। मेरे नाना बैंकॉक में आज़ाद हिंद फौज में थे, वो बर्मा तक लड़े थे। उनको 15 दिन की तन्हाई और 7 कोड़े का दंड मिला था। तो मैं उस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। मैं उस गांव से, उस परिवार से भी संबंध रखता हूँ कि मेरे एक चचेरात बाबा डॉक्टर हरि प्रसाद शाही जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन थे 2 बार और पिपराइच से एमएलए थे, और हमारे ही खानदान के वीरेंद्र प्रताप शाही जो पूर्वांचल के शेर के नाम से जाने जाते थे, शेरे पूर्वांचल नाम जाने जाते थे। मैं उसी भूमि का हूँ और वही मेरा जन्म स्थान है। गढ़वा रामपुर महुआ पार का रहने वाला हूँ, वहाँ का निवासी हूँ। मैं अधिवक्ताओं के जो परेशानियाँ हैं उसको बखूबी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं 95-96 में सेक्रेटरी था तो मैं अधिवक्ताओं के लिए बार एसन वकालतनामा बेचेगी, इसको मैंने बार काउंसिल के चेयरमैन बाबू जगदीश सिंह और वाइस चेयरमैन बाबू डीपी सिंह जो बाद में न्यायमूर्ति हो गए थे, हम लोग मिल करके चीफ जस्टिस के पास जाकर चीफ जस्टिस से लागू करवाया पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जो वकालतनामा बार एसन बेचेगी उससे जो आय प्राप्त होगी वह अधिवक्ताओं के हित के लिए। क्या आपको लगता है कि वो जो आपने जो हितकारी कार्य किया, क्या लगता है इस समय वो जो है कार्य कर रहा है? हाँ, एकदम कार्य कर रहा है, वकीलों के हित में। हाँ, वकीलों के हित में काम कर रहा है। मैंने 3 लाइन का संविधान लिखा था, वो संविधान पूरे प्रदेश में लागू है। गोरखपुर बार एसोसिएशन का संविधान पूरे प्रदेश में लागू है। पहला है कि अधिवक्ताओं के गंभीर बीमारी पर इस पैसे को खर्च किया जाएगा। दूसरा है कि अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को दिया जाएगा। तीसरा है कि अगर हमारी बार एसोसिएशन किसी संकट में फंस जाती है तो उसमें इस पैसे को खर्च किया जाए, अन्यथा कहीं इस एक नए पैसे को नहीं खर्च किया जाएगा।
अभी भी वो सिस्टम चल रहा है? पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं दौरा कर रहा हूँ। अब जो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कुछ नया करने का प्रयास करेंगे क्या? जी हाँ, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? मैं नया करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मन में एक सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित हो। उच्च न्यायालय की खंडपीठ? जी हाँ, अच्छा। इसलिए कि ये पूर्वांचल का जो हिस्सा है यह बहुत गरीबी से गुजरता है। उनको सही माने में न्याय नहीं मिल पाता है, वह हाई कोर्ट नहीं जा पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गरीब कुचले हुए लोगों को न्याय मिले। इसलिए मैं खंडपीठ की स्थापना की मांग करता हूं सरकार से। और चुनाव जीतने के बाद तो इसे लागू कराना ही मेरा धर्म है। आगे और दूसरा है कि जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस 30 साल हो गई है, जिनकी उम्र 62 साल है, उनके खाते में सरकार 1 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड के रूप में भेजे। अरे महाराज, 1 करोड़ रुपया कैसे भेजेगी सरकार? कहती है हम तो घाटे में चल रहे हैं। सरकार कहाँ घाटे में? सबसे ज्यादा राजस्व हमारी कोर्ट देती है, हमारी न्यायपालिका देती है। वो मेरे घाटे में कहाँ है? 40,000 करोड़ रुपया मेरे बार काउंसिल का पड़ा हुआ है। उसी पैसे को रिफंड करें हमारे अधिवक्ताओं के खाते में। वह पैसा अधिवक्ताओं का है, किसी अन्य का नहीं। वह सबसे ज्यादा राजस्व प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में न्यायपालिका देती है, कोर्ट देती है, अधिवक्ता देता है, अपने मौकिलों से दिलाता है। और वह अधिवक्ता सड़कों पर घूमे, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? यह संभव नहीं है। भले ही मुझे इसके लिए जेलों में रहना पड़े, नेशनल मंडेला की तरह, मैं तैयार हूँ। आपकी तीसरी मांग क्या थी? तीसरी मांग है, जिन अधिवक्ताओं की उम्र इन प्रैक्टिस 1 से 5 साल है, उन अधिवक्ताओं के खाते में सरकार प्रोविडेंट फंड के रूप में 10,000 रुपया महीना दे। यानी सैलरी दे? सैलरी नो, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड? हाँ, नॉट ए सैलरी। अच्छा। मैं स्टाइपेंड मान रहा हूँ जो ये सबको दे रहे हैं। जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस 10 से 20 साल है, उनके खाते में 20,000 रुपया, 10 से लेके 20,000 रुपया भेजें स्टाइपेंड के रूप में, ताकि वह न्यायिक कार्यों में ईमानदारी से काम कर सके, लग के काम कर सके, लोगों को न्याय दिलाने का काम। न्याय दिलाना बहुत दुरूह काम है और न्याय देना भी। इसलिए मैं गया था सिंगापुर, बैंकॉक, मॉरिशस, वहाँ पर मैं गया था। मैंने देखा अधिवक्ताओं की पूरी संचालन व्यवस्था सरकार अपने हाथ में लेती है। उनको रोटी देती, कपड़ा देती, मकान देती, उनके बच्चों को, उनके स्वास्थ्य को, उनके परिवार को। और हिंदुस्तान में अधिवक्ताओं को सड़क पर छोड़ दिया गया है। तो जब उनको सड़क पर छोड़ दिया गया है तो मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। आपकी इस मांगों को लेकर कितना समर्थन मिल रहा है? आप जो है जब क्षेत्रों में जाते हैं? बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जैसे लग रहा है कि मैं जा रहा हूं लड़ने, जैसे एमपी और एमएलए का चुनाव, हमको अधिवक्ता घेर ले रहे हैं कि हमको आपको भारी बहुमत से जिताना है, ताकि आप वहां पहुंचे और हम लोगों की बातों को रखें। हम ये जानना चाहेंगे कि कितना तहसील अभी तक आप जा चुके हैं और कितना प्रेम जो है अधिवक्ताओं का आपके प्रति है? बहुत ही प्रेम है। अभी आप गोला में गया था परसों, उसको उठा के देख लीजिए, भी शायद आपके उस पर गया होगा कि नहीं गया होगा। सारी पूरी बार ने मुझसे बैठक की, मुझसे संबोधित करवाया और सब पूरी बार मुझको मेरे गाड़ी तक छोड़ने आई। तो ये समर्थन, इससे ज्यादा समर्थन कोई क्या करेगा? आपकी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें 3 सूत्र तो आपने बता दिए। हाँ, बाकी और अन्य सूत्र कितने हाँ, हैं? तो 8 बचे हैं। जो अभी बचे हैं, बता रहा हूं कि स्वास्थ्य बीमा को ये आयुष्मान उससे जोड़ें और अधिवक्ताओं को 50 लाख रुपया दें जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो। उस सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अधिवक्ताओं को 50 लाख रुपया उनके स्वास्थ्य बीमा में डालें। तीसरा है अधिवक्ताओं को अदालती अवमानना से मुक्त कराना। ये मेरा बहुत बड़ा काम है। मैं जब सेक्रेटरी था तब से मैं ये मांग कर रहा हूँ
जब तक अधिवक्ताओं को अदालती अवमानना से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक अधिवक्ता निर्भय होकर काम नहीं कर पाएगा। यह अदालती अवमानना ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है, जबकि इम्परर नहीं चाहता था कि अधिवक्ताओं को अदालती अवमानना के दायरे में रखा जाए, और आज भी वह अंग्रेजियत चली आ रही है। इस अंग्रेजियत को ख़त्म करूंगा और इसके लिए जितना भी मुझको कोशिश करना पड़ेगा, जितना भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं लड़ूंगा, जिससे न्याय प्रक्रिया एकदम सुरक्षित, स्वतंत्र और निर्भीक और निडर हो। अधिवक्ता निडरता से बात करे और न्यायपालिका निडरता से न्याय दे। यह बहुत ही आवश्यक है, जो जनता के हित में है। मैं मुख्य मांगे, अन्य जो मुख्य मांग हैं हमें, क्योंकि अब समय की कमी के कारण, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। मुख्य मांगे आपकी ये 5 हैं। अन्य और कुछ ऐसी मांग है जिसको लेकर जो है अधिवक्ता उत्साहित हैं? हाँ, जैसे हमारे शासकीय अधिवक्ता हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनकी तनख्वाह को उनको नियमित करना चाहिए। उसकी भी मेरी मांग है। नियमित नहीं होती? वो नियमित नहीं है। अच्छा। उनके वो कितना वर्क करते हैं उस पर उनकी तनख्वाह बनती, मतलब डेली बेसिस? डेली बेसिस। इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। डेली बेसिस समाप्त करके आप मंथली उनका हाँ, मैं चाहता हूँ उनका इनकम मंथली उसी तरह से हो जाए। अब इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों हो जाए, क्यों हो जाए अधिवक्ताओं का। क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया है कि जब अधिवक्ता न्यायालय में रहेगा, कोर्ट में रहेगा, तो उसे एज ए मजिस्ट्रेट ट्रीट किया जाएगा। तो जब हम एज ए मजिस्ट्रेट ट्रीट किए जाते हैं तो हमको वह सारी सुविधाएं चाहिए जो हमारे जजों को और मजिस्ट्रेटों को, जिससे हम मजबूत रहें, आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। अब सबसे बड़ी बात है, आए दिन अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, तो किसी न किसी पार्टी में के साथ तो अधिवक्ता को खड़ा होना है, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष। अब अधिवक्ताओं पर जब हमले हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करता हूं। इसे सरकार लागू करे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रथम मेरे जीतने के 6 महीने के अंदर इसको मैं लागू कराऊंगा, जिससे अधिवक्ता एकदम निर्भीक और निश्चिंत रहे। क्योंकि वह उसका हथियार सिर्फ कलम है और उसका हथियार कुछ नहीं। जहां वह मस्तिष्क से कलम से लिखता है, मस्तिष्क से सोचता है और कलम से लिखता है, जज को बताता है, जनता को न्याय मिलता है। तो अधिवक्ताओं को, तो इस सरकार को इतना मजबूत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे अधिवक्ताओं का इतिहास बहुत लंबा है। जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, ये कौन लोग थे? ये अधिवक्ता बैरिस्टर थे। अगर ये बैरिस्टर न रहते तो क्या देश स्वतंत्र होता? बैरिस्टरों के पास ही वो दिमाग है और वो कलेजा है जो किसी भी देश में हो रहे जनता पर किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है, चाहे उसको सड़कों पर लड़ना पड़े या चाहे जेलों में रह के लड़ना पड़े। वह तैयार है बराबर, वो अपनी जनता की। मतलब आप भी वकीलों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सड़क पर या फिर जेल में? जेल में, लेकिन लड़ाई लड़ते रहूंगा। अगर हमारी मांगे नहीं मांगनी जाएगी तो मैं उसी तरह से लड़ाई लड़ूंगा, भले ही मुझे नेशनल मंडेला की तरह अब जितना मेरी जिंदगी है उतना जेलों में गुजारना पड़े। मैं अधिवक्ताओं के लिए वो काम करूंगा और वो सारी मांगे मंगनवा के दम लूंगा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट बलवंत शाही जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आते हैं, और जो हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की, तो वहाँ की लड़ाई इनके परिवार वाले लड़कर आज देश को आज़ाद करवाए हैं, और अब यह स्वतंत्र होकर लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, वकीलों को लेकर, वकीलों के हक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि आप इनका भरपूर समर्थन करें। हम आगे की और वीडियो इनके ऊपर बनाएंगे और इनके बारे में और जानकारी आपको साझा करते हुए नजर आएंगे। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।